क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है उसके लिए काफ़ी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हो बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाले, वीडियो को अंत जरूर देखिए, वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से क्वेश्चन मिलते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन को देखने वाले, ठीक है। और मैं सारे दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए फिर हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक सेट पूरा करने वाले हैं, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को। यहाँ पे देखो मैं सबसे पहला प्रश्न है तो बोलता है आपका अर्थव्यवस्था के किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से। तो किसका हो जाएगा ऑप्शन के पास, क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, कितनी मात्रा में उत्पादन करे, फिर किसके लिए उत्पादन करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैसे उत्पादन करे। कैसे उत्पादन करे तकनीक से होगा ना, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपसे किसी वस्तु के मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग। ऑप्शन के पास उपभोग, गुण, उपयोगिता, फिर रुचि। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयोगिता, नहीं ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमसे उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। क्रमवाचक की बात करें तो ऑप्शन के पास एडम स्मिथ, हिक्स एंड एलन, मार्शल पीगो। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हिक्स एंड एलन हो जाएगा, ठीक है, क्रमवाचक का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपसे निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है, किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। यहाँ देखो डिमांड है, इधर कीमत है, उधर मांग की मात्रा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, पूर्णतः लोचदार मांग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तब वीडियो को अंत तक ही देखना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमसे उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घटती है, ठीक है। बोल रहे किस प्रकार की वस्तु की मांग घट जाती है उपभोक्ता की आय बढ़ने, तो घटिया वस्तु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किस निम्न में से किससे है, ठीक है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पैमाने के प्रतिफल, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमसे उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, उत्पादन फलन को इनमें से कौन सा व्यक्त कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न को देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत यानी कि 60 रुपये, कितना 60 रुपया, उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की औसत स्थिर लागत कितना होता है, 10 नीचे आ जाएगा, यानी कि बटा में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 100 बचेगा, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इकाई की बात कर रहे थे इसलिए हम लोग बटा में किया, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं आपसे दो सम उत्पादक वक्र के बीच की दूरी को व्यक्त करती है, कौन सा व्यक्त करती है। तो उपयोगिता में अंतर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उत्पादन स्तर में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 9 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है हमसे तो देखो ये जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा TC बराबर होता है, TC बराबर होता है TVC प्लस होता है हमारा TFC, ठीक है, TFC के बराबर होता है। तो हमसे यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम बहुत से रूप में लिख सकते हैं, यानी कि TVC को सिर्फ लिखना चाहे तो इसको हम लोग इधर भेजेंगे और ये हमारा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे सेम टू सेम लिखा गया, देखो TVC को इधर छोड़ दिया है और TFC को देखो उधर भेज दिया, यानी कि इधर प्लस में था तो इधर क्या हो गया, माइनस में हो गया है। यानी कि देखो यहाँ पे TVC बराबर कर दिया है TC माइनस में TVC, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन 12 बोलता है हमसे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है, उत्पादन की मात्रा में हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन उसकी लागत में परिवर्तन नहीं होता, कौन सा हो जाएगा, कुल स्थिर लागत हो जाएगा जिसका कि स्थिर है। देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 12 बोलता है, 12 क्या बोलता है औसत उत्पादन, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा, ई आकार का होता है, औसत उत्पादन का आकार अगर आपसे पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपसे किस बाजार में AR बराबर होता है MR के, यानी कि एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू का, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है हमसे निम्न में से किस बाजार में विभेदीकरण वस्तुओं का उत्पादन होता है। विभेदीकरण वस्तुओं का उत्पादन किस में होता है, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 14 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, एकाधिकार। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है आपसे फर्म के संतुलन के मूल शर्त क्या है। फर्म के संतुलन के मूल शर्त होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बराबर हो जाएगा, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट यानी कि लागत, जितना हमारा औसत लागत होगा उतना ही हमारा औसत रेवेन्यू भी होना चाहिए, ठीक है, तब हमारा संतुलन होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है हमसे पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन खुद कर लेते, इसको किसने कहा था, इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखना, JB ने कहा था, किसने कहा था, JB इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 17 बोलता है आपसे इकमुस्त
कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पूर्ति कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 17 का ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, पूर्ति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति में क्या प्रभाव पड़ता है, तो पूर्ति अपरिवर्तित रहती है, यानी कि कोई परिवर्तन उस पर नहीं होता है। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन 18 बोलता है हमसे बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। बाजार मूल्य को कब परिभाषित किया जाता है, अल्पकालीन बाजार में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 19 नंबर प्रश्न को 19 बोलता है आपसे अधिक या मांग की स्थिति में, मांग जब अधिक हो रहा था वृद्धि किया जाएगा कीमत में। ठीक है, वृद्धि की कीमत में किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मांग अधिक है तो फर्म चाहेगा कि हमें अधिक से अधिक लाभ हो, इसलिए वो क्या करेगा, वृद्धि कर देगा। ठीक है, कीमत में। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 क्या बोलता है हमसे, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ क्या होता है, जब वस्तु की मांग और पूर्ति उसकी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो उस बिंदु पर क्या होता है, कीमत निर्धारण होता है। नेक्स्ट देखो 21 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन थे, तो इसका राइट है क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि JM किंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 22 बोलता है हमसे GNP और GNNP में क्या संबंध है, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या संबंध है। तो देखो ग्रोस में क्या होता है, ग्रोस में घिसावट भी होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, ग्रोस में से हम लोग घिसावट को घटाएंगे। ठीक है, यानी कि उसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा NNP हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है आपसे स्टॉक चर का एक उदाहरण, स्टॉक चर का कौन सा उदाहरण, तो पूंजी हो जाएगा। ठीक है, पूंजी हो जाएगा। आगे तो 24 नंबर प्रश्न क्या बोलता है हमसे, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य से एक बार अधिक शामिल करना क्या कहलाता है, एक बार से अधिक शामिल करना क्या कहलाता है, वही गणना कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो 25 बोलता है आपसे निम्न में से किसी वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। ब्रेड में भी गेहूं का यूज किया जाता है, बिस्कुट बनाने में भी गेहूं का उपयोग किया जाता है, चपाती बनाने में भी, यानी कि रोटी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर तो 26 बोलता है तो मुद्रा क्या कर रहा है, तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संचय है, मूल्य का मापक है, फिर में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव ऐसा हो सकता है, पूछ सकता है कि मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, पूछता है आपका बार बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें बोलता है 27 नंबर प्रश्न, किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, कौन सा किसने कहा था, तो इसी को कहा था हमारा हार्टल विदर्सन। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 बोलता है आपसे भारत का एक केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलता है आपसे केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है, केंद्रीय सरकार का बैंकर एजेंट होता है, बैंकों का बैंक पर नोट जारी करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसको इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे 30 बोलता है हमसे उपभोग फलन C बराबर A+BY में स्वायत्त उपभोग है। स्वायत्त उपभोग की बात करें तो ऑप्शन जो यहाँ पे होता है C+ में, जो यहाँ पे अकेले होता है ना ये हमारा स्वायत्त उपभोग होता है। ठीक है, अगर इस B का बात करता है, B क्या होता है हमारा सीमांत उपभोग पर प्रवृत्ति होता है B। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। 31 क्या बोलता है हमसे, मंदी वह अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मंदी कब होता है, जब रोजगार तथा उत्पादन स्तर गिरता है। ठीक है, काफी आसान प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 32 बोलता है 32 किसी अर्थव्यवस्था में MPS बराबर 0.2 तो गुणांक क्या होगा, तो देखो K बराबर होता है हमारा क्या 1/MPS। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा K बराबर हो जाएगा हमारा MPS का मान कितना है हमारे पास 0.2 है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग ऊपर भेजेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से कटो 10 को कितना देगा 5 बचेगा, यानी कौन सा है ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बोलता है देखो जिस फार्मूला से हमने उस क्वेश्चन बनाया वही फार्मूला यहाँ पे पूछ दिया, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी फार्मूला का हम लोगों ने यूज किया था। ठीक है, गुणांक को हम लोग K से डिनोट करते हैं, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को देते हैं। 34 बोलता है हमसे निवेश के निर्धारक घटक कौन सा, निवेश के निर्धारक घटक कौन सा है, तो ब्याज की दर, पूंजी की सीमांत क्षमता, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, 34 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देते हैं। 35 बोलता है हमसे निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा। ठीक है, बिक्री कर भी उत्पादन शुल्क, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो 36 बोलता है हमसे राजस्व व्यय और एवं राजस्व प्राप्ति के अंतर को क्या कहते हैं। ठीक है, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति के अंतर को हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, यानी कि 36 से कौन सा हो जाएगा, 36 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 37 बोलता है हमसे विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होता है, जब विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। आगे देखो 38 नंबर प्रश्न बोलता है हमारा 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले, उसके बाद हम सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे।
व्यापार संतुलन का अर्थ है, व्यापार संतुलन का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है हमारा वस्तु के आयात और निर्यात से, पूंजी के लेन देन से, कुल डेबिट एवं क्रेडिट से, या फिर इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन 39 को, क्वेश्चन 39 क्या बोलते हैं हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है। भुगतान संतुलन का चालू खाते का घटक कौन सा है, तो ऑप्शन है पास विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी सहायता, विदेशी ऋण या फिर वस्तुओं का निर्यात। क्वेश्चन नंबर तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वस्तुओं का निर्यात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, चालू खाते का एक घटक पूछा था, तो क्या हो जाएगा, वस्तुओं का निर्यात हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो ऑब्जेक्टिव हमारा लास्ट प्रश्न बोलता है भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है। तो इसका आर्थिक कारण क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि व्यापार चक्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमारा आया था सब्जेक्टिव प्रश्न, इसके हम लोग उत्तर के साथ हम लोग देखने वाले इसके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें हमारा 2 मार्क्स वाला में सबसे पहला प्रश्न बोलता है हम समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करने को बोल रहा था, आपको उत्तर में लिखना होगा समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करती है। इसमें राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर, रोजगार, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, मुद्रा एवं बैंकिंग आदि समग्र मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो देखो कैसे बनाना है। देखो आप सबसे पहले आपको क्या लिखोगे, समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जहाँ क्या होता है, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक गतिविधि का अध्ययन करते हैं। यहाँ तक आप लोग लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करना है, जैसे कि लिख करके यहाँ पे आय, सामान्य कीमत वगैरह, रोजगार वगैरह 2-3 यहाँ पे लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस सारी चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, मध्यवर्ती वस्तु क्या, मध्यवर्ती वस्तु क्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मध्यवर्ती वस्तु सिंपल सा समझो, जो हम किसी भी उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसमें जो भी हमारा जरूरत पड़ता है, जो भी सामानों का, ठीक है, जो भी चीज़ों का जरूरत पड़ता है उसे उत्पाद को तैयार करने में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देना है। मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होते हैं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में और आगे की वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है, इन्हें सीधे अंतिम उपभोग के लिए नहीं बेचा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग है किसी चीज़ को निर्माण किया जाता है, इसे बेचा डायरेक्ट नहीं जा सकता, बल्कि इनका मूल्य अंतिम वस्तु में शामिल हो जाता है। उदाहरण के लिए कार बनाने में प्रयुक्त स्टील या फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी। आगे हम औसत उत्पादन को देख लेते हैं। कुछ है औसत उत्पादन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर में लिखो तो लिखा गया आपका औसत उत्पादन से तात्पर्य प्रति इकाई परिवर्ती साधन के उत्पादन से। इसे कुल उत्पादन को परिवर्ती साधन के इकाइयों से विभाजित करके निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि AP बराबर होता है TP/L, यानी कि TP क्या है यहाँ पे, कुल उत्पादन है, यानी कि टोटल प्रोडक्टिविटी। उसके बाद L से परिवर्तित साधन है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं हमसे बाजार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बाजार से तात्पर्य ऐसे स्थान, व्यवस्था या प्रक्रिया है जहाँ विक्रेता और क्रेता वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। बाजार का आशय केवल भौतिक स्थान नहीं है, यानी कि इकोनॉमिक्स में बाजार सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं होता, बल्कि संपूर्ण तंत्र है जहां मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत निर्धारण होता है। बोलते हैं हमसे मुद्रा की परिभाषा दीजिए। 2 नंबर में तो आपका बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इजी दिख रहा होगा। मुद्रा का परिभाषा दीजिए, किसको नहीं पता होता है। मुद्रा वह वस्तु है जिससे हम लोग सामान्य स्वीकृति प्राप्त करते हैं, या स्वीकृति प्राप्त होती है जिसका उपयोग विनिमय के माध्यम मूल्य का मापन भविष्य में भुगतान का साधन तथा मूल्य संचय के रूप में किया जाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के रूप में नोट, सिक्के और बैंक जमाएं शामिल हैं। उसके बाद हमें आता है राजस्व प्राप्ति से क्या समझते हैं। राजस्व प्राप्ति सरकार की वे आय है जो न तो सरकार पर कर्ज बढ़ाती है और न ही सरकार संपत्ति को कम करती है। इससे कर राजस्व और गैर राजस्व शामिल है। ये प्राप्ति है सरकार की नियमित आय का हिस्सा आती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपसे आयात प्रतिस्थापन से आपका क्या तात्पर्य है। यहाँ पे लिखा गया उत्तर में आयात प्रतिस्थापन एक ऐसी आर्थिक नीति है जिसमें देश विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं का घरेलू स्तर पर उत्पादन करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा को बचाना है। ठीक है, उसके बाद में 3 मार्क्स वाला प्रश्न को हम देख लेते हैं। बोलता है आपसे मांग का नियम से आप क्या समझते हैं, किसको नहीं पता वस्तु का अगर क्वेश्चन रहा है मांग का नियम से आप क्या समझते हैं। देखो किसने इसी प्रश्न पूछा है, वस्तु का अगर कीमत बढ़ रहा है तो उसका मांग घटता है, अगर वस्तु का कीमत घट रहा है तो उसका मांग बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होता है, मांग का नियम होता है। यहाँ पे देखो मांग का नियम में बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग
मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है, अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है और कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमसे अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन से में अंतर स्पष्ट कीजिए। अल्पकालीन उत्पादन फलन में कम से कम एक साधन स्थिर रहता है। ठीक है, सिंपल सब लोग याद रखो, अल्पकालीन में एक साधन क्या रहेगा, स्थिर रहेगा आगे आपका, और केवल परिवर्ती साधन को बदला जा सकता है। ठीक है, केवल परिवर्ती साधन को बदला जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दीर्घकालीन में सारा का सारा परिवर्ती होता है। क्या होता है यहाँ पे बोल रहा है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन में सभी साधन क्या होता है, परिवर्ती होते हैं। बोलता है आपसे फर्म सभी साधनों की मात्रा बदल सकती है, इसमें उत्पादन पैमाने का नियम लागू होता है। आगे देखो 10 बोलता है आपसे पूर्ण प्रतियोगी बाजार की 3 विशेषता बताइए। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की 3 विशेषता हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आंसर में आपको लिखना होगा सबसे पहला, आप लोग 5 यहाँ पे लिख गया। ठीक है, इसमें से आप लोग 3 कोई भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अगर 3 मार्क्स में पूछा था तो ये 5 मार्क्स के हिसाब से आपका आंसर लिखा गया। ठीक है, 5 विशेषता। यहाँ पे पहला आपका क्या आता है, बाजार में असंख्य क्रेता और विक्रेता होता है। ठीक है, आप लोग किसको नहीं पता कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, खरीदने वाले होते हैं, बेचने वाले होते हैं। सभी फर्म समरूप उत्पाद बेचती है, क्या बेचती है, समरूप उत्पाद बेचती है सभी फर्म। बोलता है आपसे बाजार में प्रवेश एवं बाहर निकलने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, बाजार की पूर्ण जानकारी सभी को उपलब्ध होती है, कोई भी व्यक्तिगत क्रेता या विक्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, पूरा बाजार चाहे तभी कीमत प्रभावित हो सकता है। काफ़ी आसान प्रश्न आगे देखो, बोलता है आपसे 11वां प्रश्न सकल घरेलू उत्पाद क्या है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद से में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सबसे आपको क्या लिखना होगा, आपको बताना सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना होगा। बोलता है आपका जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं या सेवा का बाजार मूल्य है, चाहे उत्पादन देशवासियों द्वारा किया गया हो या विदेशियों द्वारा। ठीक है, अगर मान लो ये पूरा भारत है, ठीक है, भारत है, इसमें अगर बाहर के लोग भी अगर आकर उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके भी अंतिम वस्तुओं के कुल बाजार मूल्य को जीडीपी में शामिल किया जाता है। ठीक है, एक भौगोलिक सीमा के अंदर होता है, उस भौगोलिक सीमा के अंदर चाहे कोई भी हो, देशवासी हो चाहे देश के बाहर हो। जीएनपी में क्या है, किसी देश के नागरिक द्वारा एक वर्ष में, नागरिक द्वारा, चाहे नागरिक को देश के अंदर हो या फिर मान लो भारत का कोई नागरिक है, वो चाहे देश के अंदर या फिर बाहर है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश का नागरिक है ये जरूरी होना चाहिए। बोलता है आपसे नागरिक द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य, चाहे उत्पादन देश के भीतर हो देश के बाहर, जो मैंने बात बताई वही यहाँ पे लिखा गया। जीएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी प्लस देश विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। और इसका राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया आपका। 12 बोलता है आपसे मुद्रा विनिमय का माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मुद्रा तो विनिमय का माध्यम है, आप लोग ने जान लिया, लेकिन क्यों है आपको बताना है यहाँ पे। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है क्योंकि यह वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करती है। ठीक है, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करती है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। बोलता है आपसे वस्तु विनिमय में दोहरे संयोग की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता है, वस्तु विनिमय में दोहरे संयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन मुद्रा के प्रयोग से कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा बेचकर मुद्रा की प्राप्ति कर सकता है। बोलता है आपसे और उस मुद्रा से अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु खरीद सकता है। 13वां प्रश्न क्या है, 13वां प्रश्न क्या बोलता है आपसे प्रभावी मांग से आपको क्या समझता है। काफ़ी आसान प्रश्न है, अभी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा गया था प्रभावी मांग से अर्थ उस मांग से है जो वास्तविक कर शक्ति के साथ होती है और जो उत्पादन एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण करती है किनेस के अनुसार। किसके अनुसार, किनेस के अनुसार। प्रभावी मांग वह बिंदु है जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है और यही अर्थव्यवस्था में संतुलन का स्तर तय करती है। 14 बोलता है आपसे सरकारी बजट के उद्देश्यों को लिखना है। ठीक है, सरकारी बजट के उद्देश्यों को लिखना है। ठीक है, बोलता है आपसे सरकारी बजट के मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला क्या है, आर्थिक समृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देना। सेकंड क्या है, आय एवं संपत्ति की असमानताओं को कम करना, आर्थिक स्थिरता लाना है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रबंधन एवं वित्तीयन करना, रोजगार के अवसर सृजित करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 5 मार्क्स वाला प्रश्न। 5 मार्क्स वाला प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोलता है हमसे, सॉरी हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। देखो हमें क्या बोल रहे हैं, निम्न तरीका से मांग की कीमत लोच की गणना करें। इससे हमें क्या करना है, मांग की कीमत लोच से की गणना करना है। सबसे पहले देखो कि सबसे पहले क्या बोल रहा है, वस्तु की कीमत कितना था, 8 था, लेकिन 8 से कितना हो गया 6। कब, जब हमारा वस्तु की मांग 32 से 42 हो गया। ठीक है, 32 से 42 हुआ था, क्या हुआ, वस्तु कीमत 8 से 6 हो गया। ठीक है, तो क्या इतना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन वो कीमत यानी कि प्राइस में। सबसे पहले देखो प्राइस कितना दिया, 8 रुपया था, शुरू में कितना था, पी बराबर हमारा 8 रुपया है, और चेंज कितना हुआ, 2 रुपया हुआ, यानी कि चेंज इन पी, यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है, चेंज हो रहा है इसमें। पी बराबर कितना हुआ, 2 हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, वस्तु की मांग कितना था, शुरू में था हमारा
32। मांग का हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू बराबर कितना हो जाएगा हमारा, क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन कितना हुआ, 32 से हमारा 42 हो गया। ठीक है, 42 यानी कि 10 परिवर्तन है, चेंज इन क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फार्मूला क्या होता है हमारा, मांग कीमत लॉस की गणना करें ना, कीमत लॉस का जो फार्मूला होता है हमारा, यानी कि ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ईडी बराबर होता है हमारा, ईडी बराबर होता है पी बटा में क्यू, पी बटा में क्यू गुना में हमारा तो चेंज इन क्यू बटा में चेंज इन पी। ठीक है, इस फॉर्मूला पर बैठाओ इसको, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, पी का वैल्यू कितना है हमारे पास 8 है, इसके जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, इस पी के जगह पर हम लोग 8 रखेंगे। ठीक है, 8 यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, 8 आ गया, बटा में कितना देगा, क्यू के जगह पर कितना देगा 32 आ जाएगा। ठीक है, कितना देगा 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 आ गया, गुना में चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू कितना हमारा 32 है, सॉरी चेंज इन क्यू 10 है हमारा। ठीक है, 10 है, 10 आ जाएगा, और ऊपर नीचे कितना देगा चेंज इन पी, यानी कि कितना है 2 है हमारा। अब इसको काटो, कितना हो जाएगा 8 चौका 32 हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो 5 बचेगा, यानी 5 बटा में 4 आया हमारा, कितना आया 5 बटा में 4 आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखना होगा कितना बार में कटेगा हमारा 1 दशमलव, यहाँ पे 1 बचा, यानी कि कितना हो जाएगा 1 दशमलव हो जाएगा हमारा 2,5 आ जाएगा। ठीक है, 2,5 आ जाएगा, इसका राइट हैंड क्या हो जाएगा 1.25, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाएं बताइए। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाएं बताना। ठीक है, काफ़ी आसान प्रश्न, आप लोग देखो 3 अवस्था में बांट दिया गया, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, और तीनों अवस्था को हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। देखो इस अवस्था में परिवर्ती साधन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के साथ कुल उत्पादन तीव्र से बढ़ती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, परिवर्तित साधन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई क्या होगा, कुल उत्पादन गति से बढ़ता है। ठीक है, कुल उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता है। ठीक है, आगे बोलता है औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बढ़ते हैं। क्या होता है इसमें, औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन दोनों बढ़ता है इसमें, लेकिन इस अवस्था में परिवर्तित साधन की अतिरिक्त इकाइयों से कुल उत्पादन दर से घटता है। ठीक है, सीमांत उत्पादन घटता है पर धनात्मक रहता है, औसत उत्पादन भी घटना शुरू करता है। तृतीय अवस्था में क्या बोलता है आपसे, इस अवस्था में परिवर्तित साधन की इकाइयाँ इतनी अधिक हो जाती है कि सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है और कुल उत्पादन घटने लगता है। इस वीडियो में टोटल 19 प्रश्नों को देखने वाला है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है आपसे एकाधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण कैसे होता है। एकाधिकार बाजार मतलब जिसका कि पूरे बाजार का मालिक सिर्फ एक ही होता है। बोलता है आपसे एकाधिकार बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है। कितना विक्रेता होता है, सिर्फ एक ही विक्रेता होता है जो पूरे उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। वह कीमत निर्धारण होता है। फर्म अपना मूल्य निर्धारण इस प्रकार करती है कि सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर हो जाए। इस बिंदु पर फर्म अधिकतम लाभ अर्जित करती है और इसी के आधार पर वह उत्पादन स्तर और कीमत तय करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, क्वेश्चन 18 बोलते हैं हम लोग का राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि और आय विधि की गणना करें। ठीक है, वर्णन कीजिए। ठीक है, आपका राष्ट्रीय आय का 3 विधि यहाँ पे खासकर ज़्यादातर पूछा जाता है। सबसे पहला हो गया उत्पादन विधि, दूसरा हो गया आय विधि और तीसरा हो गया व्यय विधि। ठीक है, तीनों का आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, बोलते हैं उत्पादन विधि, इसमें देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग किया जाता है। इसे सकल मूल्य वर्धित के योग के रूप में भी गणना की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आय विधि आपको लिखना होगा, इसमें देश में एक वर्ष में उत्पादन के सभी साधनों को प्राप्त आय का योग किया जाता है। इसमें शुद्ध विदेशी साधन आय जोड़कर राष्ट्रीय आय प्राप्त की जाती है। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रश्न हमारा आज का होने लास्ट प्रश्न बोलता है हमारा संतुलित बजट, अधिक के बजट तथा घाटे के बजट की व्याख्या करें। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान प्रश्न भी है। देखो क्या बोलता है संतुलित बजट, इसमें क्या होगा, जब सरकार की कुल प्राप्ति जो है ना वो क्या होगा, कुल व्यय से बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 2 चीज़ रहेंगे तीनों में। ठीक है, संतुलित में भी, अधिक्य में भी और घाटे में भी। इसमें क्या होगा कि सबसे पहला क्या, कुल प्राप्ति का जो कुल व्यय के बराबर होगा। इसमें संतुलित में, अधिक्य में क्या होगा, इसमें प्राप्ति ज़्यादा होगा, व्यय कम होगा। देखो यहाँ पर जब सरकार की प्राप्तियाँ उसके व्यय से अधिक होती है, वह यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होता है। उसके बाद घाटे के बजट क्या है, इसमें घाटा हो जाएगा, यानी कि प्राप्ति जो है कम हो जाएगा किससे, व्यय से। देखो यहाँ पे लिखा गया होगा जब सरकार के व्यय उसकी प्राप्ति से अधिक होती है, यह आर्थिक मंदी के दौर में प्रभावी मांग बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही था आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम है उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला। आई होप कि वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।